डू यू से, हाउ वाज इट? मॉडरेट सा पेपर था, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आसान था, ठीक ठीक था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, अगर थोड़े से सोच के करोगे तो मतलब अच्छा हो जाएगा। इतना लेंदी नहीं था, थोड़ा सा बिट लेंदी, मतलब प्रैक्टिस चाहिए थी। हाँ, है ना, मतलब सैम्पल पेपर करे हुए हैं। मैथ्स इज ऑलवेज लेंदी, मैथ्स कभी भी ऐसा नहीं आ सकता कि आप लेंदी नहीं होगा, बट द थिंग इज अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अगर आपको क्वेश्चन पहले से आता है, अगर आपको बेस पता है कि हाँ ठीक है इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, सो इट वोंट बी टफ एंड ऑल, ठीक है। सो शुरू करते हैं, एक बार आपको सारे आंसर्स बताते हैं आज। सो ऑल टू हर टुडे, ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये सेट 1 है, सेट 1 है, हाँ सेट 1 ही है, ये सेट 1 ही है। नहीं रुको, एक और है मेरे पास, 3 सेट 1 3 है, 3 है, 6513 सेट है ये, और दिल्ली का पेपर है, थर्ड सेट था दिल्ली का। हरियाणा वाला भी, इसके बाद में हरियाणा वाला भी डालेंगे हम, एक और पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा, अगर बाउंडेड है तो बताना है, सी आंसर है इसका, काफ़ी आसान था ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो थोड़ा सा मतलब कंजस्टेड सा है, जे वो थोड़ा सा सॉल्व किया है बच्चे का, तो इसका आई थिंक फर्स्ट हो जाएगा, इसका आई माइनस जे, हाँ इसका फर्स्ट है, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। फिर इसका सेकंड है, फिर चलते हैं, इसका ए है, और अब नीचे चलते हैं। इसमें जहाँ तक निकाला था हमने, इसका आई थिंक रुको, इसका डी हो जाएगा, हाँ जी डी है, इसका डी हो जाएगा, फिर इसका बी है सिक्स्थ का, और इसका आई थिंक बी है, हाँ बी है, फिर सेवेंथ का ए है, और एट्थ का सी है, 8th का सी है, नाइन्थ का भी सी है, अब 10th है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला ना कॉन्टिन्यूस, ये वाला सी है, हाँ सी है इसका, और 11th का डी है, इसका भी सी है, तो अब 13th का भी सी है, एक तो ये लगातार सी गए थे, 14th का भी सी है, 15th का भी सी है, हाँ 15th का भी सी है, हाँ 15th का भी सी है, और ये 16th का ए है, 17th का भी ए है, और 18th का डी है। ये हो गए सारे। तो अब असर्शन रीजन पे आते हैं। तो पहला तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि इसका 7/2 आ रहा था इसलिए गलत हो गया, तो डी आ जाएगा। ये बाइजेक्टिव पूछा है और सब्जेक्टिव इंजेक्टिव दोनों होते हैं, तो इसका ए आ जाएगा। तो ये हो गए। तो अब सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया, अब बी से शुरू करेंगे। बी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन अपना इजी है, पैरेललोग्राम है ना। पहला क्वेश्चन अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा, एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है। तो एरिया अपना आ जाएगा d1 हाफ और मॉड ऑफ d1 इंटू d2 वेक्टर रहेगा, ठीक है। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ जी। fx गिवन है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज ऑफ डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो अपना क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। fx का निकालो आप, dy/dx निकाल लो, बस f' निकालो, एक ही बात है, dy/dx निकाल के, और लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं है, हम दोनों काम कर सकते हो, इक्वल टू लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल है तो दोनों चीज़ें चल जाएगी, है ना। और अगले पे आ जाओ, काइट्स आ गया, डिफरेंट लोकेशन, ये वाला क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन आ जाओ जी। अब टू फ्रेंड्स फाइंड काइट्स डिफरेंट लोकेशंस विद स्ट्रिंग्स, तो cos थीटा निकालना है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, है ना। क्या हो जाएगा अपना, cos थीटा आ जाएगा, a डॉट b आ जाएगा, और आपको a डॉट b डिवाइडेड बाय आ जाएगा मॉड a और मॉड b आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगला भी सेम ही है, डायरेक्शंस ए बी है और अपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव निकालना है, कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर निकाल के और माइनस करके 21 से मल्टीप्लाई कर बस, क्योंकि गिवन है इसमें ना 21 शायद से, कहाँ पे है ये रहा, 21 मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आप बस उसको चाहिए तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इतनी सी काम करना है, ठीक है। अगले पे आ जाओ जी। tan इनवर्स, इसमें ट्रायंगल बना लेंगे, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधा, tan इनवर्स x आ जाएगा। देखो जी, ट्रायंगल है अपना, तो ये 2x आ जाएगा, ये 1 + x² आ जाएगा, और ये सॉल्व होके अपना 1 - x² बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स बन जाएगा ये, ठीक है। तो अपना आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और ये पहले से ही 2 tan इनवर्स x अपना गिवन है, और गिवन हो जाएगा अपना 4√3, सो दिस विल बी 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4√3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x tan इनवर्स x इज इक्वल टू √3 आ गया, और x आ जाएगा आपका tan √3, एंड दिस इज व्हाट आई गेस हो जाएगा। अगला भी ऐसा ही है अपना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसमें भी क्या करेंगे, इसको ले लो, t ले लो, तो ये आपका y जो है ये बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं
वाई इज इक्वल टू आ जाएगा टू की पावर टी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी तो हमने टी मान ही लिया, ठीक है। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 2 की पावर 2 एल एन टू आ जाएगा, ln2 आ जाएगा। बस इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम इधर है अपना, अगले क्वेश्चन में भी सेम है, ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ आप, ठीक है। tan इनवर्स है तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका tan ऑफ ए स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी टी करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो ज़ीरो ही हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा, लोगे आप तो 2x आ जाएगा प्लस 2 ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका निकल के आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 वाई, 2 से 2 कट गया तो माइनस एक्स बाई वाई, वाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर दो, बस काम खत्म। वैसे कहाँ से हो गया, बस इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। लो जी अगला, आप कुछ नहीं, अब तो लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो पक्का था, फिक्स था, मतलब ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, आता ही आता है, तो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आता है। इस बार ये एनसीईआरटी से, आई थिंक ये सही एनसीईआरटी से ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और कितने नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है, मतलब करना चाहो तो अब आराम से ना, मतलब आराम से निकाल सकते हो, ये 100% है, डन है। हाँ, तो अब नीचे आते हैं, ये सेक्शन सी है और आसान है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना है तुम्हें, ये ग्राफ बनाने हैं, इसके ग्राफ बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। अब एक ऐसे बन रहा था और एक तुम्हारा ऐसे जा रहा था और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा शेडेड, और ये एक 5 कॉर्नर पॉइंट है, और इस वाले में मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, एक्स की 31/3 थी और वाई की भी कुछ ऐसी वैल्यू थी, और आंसर आ रहा था, नॉर्मल सा सवाल था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा, a बाई एक्स माइनस 1 कर देंगे, b बाई एक्स प्लस 2 और c बाई एक्स माइनस 3 करके एलसीएम लेके इक्वेट कर देंगे, तो a b c की, ठीक है, इसे लिख देंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 c बाई एक्स माइनस 3, इसको इक्वेट कर देंगे तो a की वैल्यू हाफ आएगी, b की -3/5 और c की भी कुछ ऐसी आएगी, तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा, ln में लेके आंसर आ जाएगा। और नीचे वाला तो और भी आसान है, 0 से 5 है, इसमें थोड़ा सा ये है जाएगा, लाइक 1, 2 और 5 तीनों पे ब्रेक करना पड़ेगा, और 1 से नीचे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, बाकी x माइनस 1, 2 से नीचे 2 माइनस एक्स, फिर x माइनस 2, और ये तो 5 माइनस एक्स ही जाएगा क्योंकि 5 तक किया, तो फिर 3 बनेंगे केसेस, और तीनों को इंटीग्रेट करके ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आसान था, बस थोड़ा सा लेंदी था। इसमें चाहो तो लिख लेते हैं, चलो अब 0 से 1 कर दो, 0 से 1 में ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये 5 माइनस एक्स, प्लस में फिर 1 से 2, ये तो x माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि फिर पॉजिटिव से खुलेगा, फिर ये दोनों तो सेम रहेंगे, और फिर 2 से 5 में ये दोनों तो पॉजिटिव में आ जाएंगे, प्लस में x माइनस 2 और ये 5 माइनस एक्स आ जाएगा, तीनों को इंटीग्रेट कर दो आ जाएगा। कोई मतलब मुश्किल वाली बात किसी में थी नहीं आज सच। 8th सी सेक्शन चल रहा है अपना, है ना। हाँ। अब 28 में 28 तो मतलब क्वेश्चन ही आइसक्रीम था। स्फेरिकल मेडिसिन ये भी फिक्स होते हैं, हमेशा हर साल आते हैं। स्फेरिकल मतलब स्फेयर चाहिए, ठीक है, और स्फेयर का क्या पूछा है आपको, एक तो वॉल्यूम चाहिएगी, ठीक है, एक सरफेस एरिया चाहिएगा, डिक्रीज इन रेडियस तो dr बाई dt निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्फेयर का अपने को वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता है 4/3 πr क्यूब हो जाएगा, और स्फेयर का अपना क्या हो जाएगा, क्या है ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4 πr स्क्वायर हो जाएगा, और निकालो यार dr बाई dt और उसको k मान लो, है ना, कांस्टेंट मान के कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो डन है। अगले पे तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, इंटीग्रेशन का सवाल है, एरिया निकालना है, आसान सा है, तो इसे थोड़ा सा सिमेट्रिक बना देते हैं। तो ऐसे फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट थोड़ा यूँ है आँखों को भा जाए और तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा -6,0, एक्स एक्सिस से निकालना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकाल लो। ट्रायंगल बेसिस से नहीं, इंटीग्रेशन बेसिस से निकालना है, दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल के बेटर अप्रोच है क्योंकि इन्होंने लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, और आंसर 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये स्क्यू लाइंस का है, मतलब क्या करना है, स्क्यू लाइन है ये निकालना है, तो दोनों के वो कर दो, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो,
तो डायरेक्शन रेशियो बराबर आएंगे नहीं, तो इससे प्रूव हो जाएगा स्क्यू लाइन है। फिर तो स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगा दो, वो बी क्रॉस ए इंटू A2 माइनस A1 का डॉट बाई में बी क्रॉस ए का मॉड हो जाएगा इससे। अब नीचे वाला और भी आसान है, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। 3 दे रखे हैं, बॉलर, विकेट कीपर और कौन सा लेग स्लिप फील्डर है, तो इसे F लिखना है जो भी है। तो इसको λ:1 रेशियो मान लो, और ये रेशियो मोस्टली 2:3 रेशियो आ रहा था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोबैब का सवाल है आसान सा, इसमें P निकालना है, तो सारों को ऐड करके 1 से बराबर कर दो तो P निकल जाएगा। नीचे वाले में मीन निकालना है, तो वो समेशन PI/XI बाई में समेशन XI वाला, इसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब ये है, इसमें क्या है, 3000 कैंडिडेट्स हैं, और अब इन्होंने क्या कह रखा है कि 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर फीमेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितनी हो गई, 2/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितनी होगी, बची हुई 1/3। और फिर इन्होंने हमसे क्या कहा है कि अब रिटन टेस्ट हुआ तो उसमें डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन लाने के इवेंट को D मान लेते हैं, ये लिख देना। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इज़ 0.4, तो P ऑफ D/M आ जाएगा, तो वो आ गई 0.4। और फीमेल की कितनी है, P ऑफ D/F आ जाएगी, वो आ गई 0.35। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि कैंडिडेट चूजन एट रैंडम विल हैव अ डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट, तो P ऑफ D पूछ रहे हैं। P ऑफ D यानी टोटल प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालेंगे, P ऑफ F इंटू D/F और P ऑफ M इंटू D/M ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेक्शन D पे आते हैं। आसान से सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस एक ये था, अच्छा सवाल था, ये करेंगे। तो अब 32 है, इसमें आना ही आना होता है, लाइक मस्ट है, बोर्ड के 12th में 5 नंबर का मैट्रिक्स का सवाल आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या है, लाइक 3 क्लब हैं, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक और ड्रामा, तो इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को XYZ मान लो, तो स्पोर्ट्स के X, म्यूज़िक के Y और ड्रामा के Z हो जाएंगे, और 3 इक्वेशन बनेंगी, बना देते हैं, जल्द बन जाएंगे। तो X = Y + Z है, दूसरी X = नहीं सॉरी छोटी सी गलती हो गई, तो ये है दूसरा, हाँ, तो Y = X/2 + 20 हो जाएगा, और तीसरा तीनों का सम, तो X + Y + Z = 180। 3 इक्वेशन है, और उसे AX = B करके सॉल्व कर लेंगे, इन्वर्स निकाल के A का, और X की वैल्यू आ जाएगी। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, 2-3 सब्स्टिट्यूशन है, तो अच्छे से लास्ट में कराएंगे, बाकी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और ये NCERT का सवाल है, सेम टू सेम हो जाएगा। और इसमें क्या है, dy/dθ आ जाएगा, dx/dθ आ जाएगा, उससे तुम्हारा dy/dx आ जाएगा, जो कि tan θ/a आ जाएगा। अब d2y/dx² निकालना है, तो छोटा सा लोचा है, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, d2y/dx² है, दिस कैन बी रिटन एज d/dx² ऑफ dy/dx, d/dx ऑफ dy/dx, तो इसे लिख देंगे हम dy/dx यहाँ पे आ जाएगा, एंड बाय में हम dθ लिख देंगे, और साथ में dθ/dx लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, dθ से dθ कट सकता है, तो बात सेम रही, तो ये तो तुम निकाल ही सकते हो। और dθ/dx जो तुमने dx/dθ निकाला था, उससे करके आ जाएगा, और एंड में इसका आंसर आ रहा था 2√2/a आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। जब इतना मुश्किल नहीं था, आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था बस। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 3D का क्वेश्चन है, ये भी आना ही होता है, दोनों ही 3D के हैं। ऊपर वाले में क्या करना है, ये लाइन L1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A' है, ये पॉइंट मोस्टली आ रहा था 107, ऊपर तो 163 दे ही रखा है, तो ये और ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन भी बनी जाएगी, फॉर्मूला लगा के सीधा ये A' तो आ जाएगा कि इसका पॉइंट निकाल लो, परपेंडिकुलर है, डॉट कर दो, 0 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये सॉल्व करके और ये आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या है कि एक पॉइंट निकालना है जिससे Q का डिस्टेंस 7 यूनिट है, तो वही बात है, इसमें भी ये डिस्टेंस निकाल के लाइन का
और 7 यूनिट आ जाएगा और फिर इक्वेशन तो बनी जाएगी क्योंकि P पॉइंट आ जाएगा और Q आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। केस स्टडी का फिक्स होता है अपना ये वाला क्वेश्चन, तो ना मतलब केस स्टडी तो नहीं कह सकते फिक्स होता है, बट ये क्वेश्चन फिक्स होता है अपना फर्स्ट चैप्टर में से ना कि आया होगा इक्विवेलेंस से पूछा ही होगा इसने, नहीं पूछा लास्ट में पूछा है ना, कहाँ रखा है, वेयर इज इट, हाँ इक्विवेलेंस तो मतलब फिक्स है, डन है, आना ही आना है। तो अगर आपका यू जस्ट हैव टू टेल ऑल द थ्री इन दिस कि आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ना, एंड आपका स्पेलिंग शायद पता नहीं, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव होती है, ठीक है ना। बेसिक पता होना चाहिए सिमेट्रिक में कि ए बी है तो आपको बी ए दिखना चाहिए, है ना, और ट्रांजिटिव में आपके पास में ए बी बी के अलावा रिफ्लेक्सिव में लेंगे हम, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव में आपके पास ए बी के अलावा मतलब ये फिक्स होने चाहिए, इसके सिवा कुछ भी दिख जाए आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ भी हो तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है बच्चे को, है ना, ट्रांजिटिव थोड़ा सा टफ पड़ता है बट हो जाता है कि इफ देयर इज, अगर आपको ए बी है, आई डोंट थिंक ये नज़र आ रहा होगा, चेंज कर लेते हैं, अगर आपके पास में ए बी है और बी सी है तो आपको ए सी भी नज़र आना चाहिए। लेकिन इसमें कंफ्यूजन कई बार क्या करते हैं बच्चे कि ए बी है बी सी नज़र नहीं आ रहा है एंड बोल देते हैं कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बस यही ध्यान रखने की थोड़ी सी चीज़ें हैं, है ना। तो ये तो डन ही था, फिक्स सा क्वेश्चन है, हर साल आता है तो हो जाएगा, कैसे से बनाने थे, है ना, डन है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पहले क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। का आंसर आई थिंक R4 आ रहा है ना, क्यों 1 1 है, 1 2 3 3 2 2 1 1, इनको तो देखना ही नहीं होता, इनको तो देखना ही नहीं होता, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव में। हाँ बस देखना जो होता है 1 2, अब 1 2 तो है भाई और 2 1 नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये R4 हो गया, ठीक है। और आगे चलें, अगले वाले में आइडेंटिफाई रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, नॉट एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें आई थिंक ये वाला चलने लग रहा था, R5 बनने लग रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 1 है, 1 1 को नहीं देखना होता, 3 3 को नहीं देखना होता, 2 2 को नहीं देखना होता, इनको देखने की जरूरत नहीं होती। 1 2 को देखो तो 2 3 2 1 है और 1 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 है, 2 3 है, 3 2 भी है, 3 2 है, 2 3 नहीं है ना, 2 3 है, 2 3 कहाँ है, 2 3, अच्छा 2 3 है तो 1 2 है, 2 3 है, 2 3, हाँ इसका तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव हम लोग नहीं है ना, ट्रांजिटिव नहीं है ना, यहाँ से आ गया ना, फिर 3 2 है, हाँ 2 1 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए, है ना, 3 1 नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा R5 आ जाएगा, इसका R5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगले में देखें तो रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, नॉइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो इस वाले में देखते हैं कौन सा था ये, क्या था अपना इसका, ये था जी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो कौन से में है, R सिमेट्रिक, क्या चाहिए इसमें, विच इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, है ना, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिक है, 2 3 है, 3 2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिक तो है, ठीक है। बट एक बात बता, रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए, तो इसके अलावा कुछ और नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, और ट्रांजिटिव किसी भी कंडीशन में नहीं है ये। एक तो R1 आ गया और दूसरा अपना ये निकलने लग रहा था, कौन सा निकल रहा, R3 होने लग रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, R1 आ गया और R3 आ गया, ठीक है, पहले वाले का हो गया, ठीक है, डन है, चलो जी, ठीक है। अब ये और में आ गया रिलेशन R2 को इक्विवेलेंस, R2 ये रहा, ठीक है। अब इक्विवेलेंस में वही तीनों चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, तो जो कम पड़ रहा है उसको ऐड कर दो भैया, क्या सारे ऐड हो जाएंगे, हाँ इसमें 1 2 है, 2 1 नहीं है, ऐड कर दो, हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और 3 2 है, 2 3 आ जाएगा अपना, ठीक है, 1 3 का 3 1 आ जाएगा, और रिफ्लेक्सिव ले तीनों ऐड करने हैं, वो ऐड कर दो, हो गए, बस 1 1 आइडेंटिटी वाले सारे उठा दो, 1 1 2 2 और 3 3 कर दो सारे, बस इससे मिनिमम मैक्सिमम कुछ पूछा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, सारे होंगे इसमें, हाँ पेयर शुड बी एडेड, मिनिमम मैक्सिमम कुछ पूछा नहीं, ठीक है, डन है अपना, 6 pairs हैं। हो गया, 6 पेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे, अब अगली केस स्टडी देखते हैं, इसमें क्या है, प्रोबैब है ना, प्रोबैब सब सेट्स में प्रोबैब आई थी इस बार, सब सेट्स में लगभग प्रोबैब देखी गई है ना। चलो देखते हैं अभी इसमें, तो प्रोबैब का है, इजी सा सवाल है, वैसे जैसे उसमें था वैसा ही है। तो अब इन्होंने क्या कहा है, 3 है, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और वेरिएबल रेट। तो फिक्स्ड रेट को A मान लो, तो A की कितनी है, 10% है, तो 10/100 आ जाएगी, और फ्लोटिंग रेट को B मान लो, तो P ऑफ B कितना आ जाएगा, 20/100 आ जाएगा। और नेक्स्ट है वेरिएबल रेट, वेरिएबल रेट को C मान लो, तो ये 70/100 आ जाएगा। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है,
कि हाँ ये और बता रखा है कि डिफ़ॉल्ट ऑन लोन। अब डिफ़ॉल्ट ऑन लोन को तुम डी मान लो इवेंट को, तो इन्होंने क्या क्या दे रखा है, पी ऑफ डी बाय, पहले तो ए क्या था हमारा फिक्स्ड रेट, तो उसका कितना है 5/100 है, और पी ऑफ डी बाय बी क्या था हमारा फ्लोटिंग रेट, उसका 3% है, और पी ऑफ डी बाय सी, तो ये कितना था हमारा 1%, क्योंकि वेरिएबल रेट को हमने सी माना था, तो ये 1/100 आ गया। अब पहले इन्होंने क्या पूछा है कि कस्टमर आफ्टर अवेलिंग लोन में डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन, तो डिफ़ॉल्ट करना है तो वही पी ऑफ डी निकालना है, वैसे ही जैसे ऊपर कराया था सेम टू सेम सवाल है। टोटल कैसे निकालोगे, ए इंटू डी बाई ए, बी इंटू डी बाई बी, और सी इंटू डी बाई सी कर दो, ऐड कर दो सीधा, तो आ जाएगा। लिख देते हैं बाकी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ डी बाई ए, और ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने इसका आंसर आ रहा था 18/1000 आ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इन्होंने पूछा है कि कस्टमर आफ्टर अवेलिंग लोन डिफ़ॉल्ट्स ऑन लोन, मतलब डी तो पक्का है, ये तो इन्होंने हमें बता दिया। अब पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी वेरिएबल रेट पे, अब वेरिएबल रेट कौन सा था, सी बाई डी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, ये तुम लिख लो, पी ऑफ डी बाई सी इंटू पी ऑफ सी अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ डी। टोटल हमने निकाल रखी है, ये हम निकाल लेंगे। इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 7/18, इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर सा नहीं है पर मैं बता देती हूँ। इसमें क्या था, ये पार्टीशन सा था और ये बना रखा था, और इन्होंने हमें बताया था कि ये जो परपेंडिकुलर वाली है एक्स है, ये वाई है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई 300 हो जाएगा, क्योंकि टोटल बाउंड्री मटेरियल था। और फिर इन्होंने हमसे पूछा था कि ये पहले का तो यही आंसर आ जाएगा। फिर एरिया पूछा था फंक्शन ऑफ एक्स, तो एरिया कितना होता है एक्स इंटू वाई, तो इसको लिख देंगे 150 माइनस एक्स, तो ये उसका एरिया हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे पूछा था कि इसको ए एक्स मान लो, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो a-x करके सेकंड डेरिवेटिव कर लो चाहे फर्स्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक मतलब ठीक था क्वेश्चन पेपर, कोई एज सच बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, तो कह सकते हैं ठीक सा बीच का मॉडरेट सा पेपर था। जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए तो इजी था पेपर, और जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उसके लिए थोड़ा मुश्किल था पेपर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, दैट इज मैथ्स, ठीक है। चलो आते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू रियली लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब 2 दिन बाद मैथ्स का पेपर 10th का है, उसकी भी वीडियो लेके आते हैं हम लोग। सो टिल दैट शेयर दिस, थैंक यू वेरी मच।